हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी मेंस के सिलेबस को आज की इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। अभी आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है वो आपने दिया होगा, जिसमें आपका काफी वह बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा और काफी बच्चे होंगे जिनका नहीं हो रहा होगा। तो अब जिसका हो रहा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो, जिसका नहीं हो रहा है उसके लिए भी आपको मेंस का सिलेबस जानना जरूरी है। क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स मेंस का जो प्री का एग्जाम है यूपीपीसीएस का, वो आपका मई में 2025 का होने वाला है। और अभी आपका मेंस भी कुछ टाइम में होने वाला है। तो मेंस की तैयारी को शुरू करने के पहले आपको मेंस का सिलेबस जानना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से इसका सिलेबस होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितनी टाइम ड्यूरेशन में पेपर कंडक्ट कराया जाता है, कितने से कितने शिफ्ट में होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं। जैसे पहले ऑप्शनल पेपर आता था, बट ऑप्शनल नहीं है अभी प्रेजेंट पे, तो अभी जीएस के पेपर ही है। तो इनके संदर्भ में आपको ये जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस को जानने के पहले एक प्रारूप को जान लेते हैं कि मेंस में कितने आखिर पेपर आते हैं। जैसे कि आपका पहला स्टेज जो होता है, पहले स्टेज में आपका प्री का एग्जाम होता है, जिसमें दो पेपर होते हैं, आपका जीएस पेपर फर्स्ट का जो और सी सेट का जीएस पेपर सेकंड का, जिसमें सी सेट आता है। फर्स्ट पेपर जो होता है आपका 150 प्रश्नों का होता है और दूसरा वाला आता है 100 प्रश्नों का, जिसके अंतर्गत अभी आपने दिया होगा तो आपको पता ही होगा। और अगर आपने नहीं देखा है और आप मई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसमें प्री में आपके दो पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला पेपर जो होता है, पहले पेपर से ही आपका स्कोरिंग बनता है और सेकंड पेपर जो होता है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब आते हैं मेंस की ओर। तो मेंस में ईपीसीएस के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। पेपर की संख्या के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटल पेपर 8 होते हैं। 8 पेपर होते हैं और जिसमें से आपके 2 पेपर ऐसे होते हैं जो सामान्य हिंदी और निबंध का होता है, और 6 जो पेपर होते हैं वह जीएस के पेपर होते हैं, यानी कि जनरल स्टडी के होते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के पहले आपको ये बता देते हैं कि आपका जो पेपर फर्स्ट यानी कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का, और सेकंड पेपर ऐसे का जो निबंध का पेपर है, वो आपका 150 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। कितने के होते हैं? 150 मार्क्स के। और आपका जो पेपर थर्ड यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट, ये पेपर फोर्थ में जीएस पेपर सेकंड आएगा। पेपर फिफ्थ के अंतर्गत जीएस पेपर थर्ड, जीए पेपर सिक्स के अंतर्गत जीएस पेपर फोर, पेपर सेवन के अंतर्गत जीएस पेपर फिफ्थ और पेपर एट के अंतर्गत जीएस पेपर सिक्स होता है। तो इस तरीके से ये पेपर का एक जीएस पेपर के अंतर्गत एक प्रमुख पेपर दिए गए होते हैं। तो ये आपके पेपर होते हैं, जिसमें जनरल स्टडी के टोटल 6 पेपर होते हैं और एक आपका सामान्य हिंदी और एएसए का पेपर होता है। मैं इसमें जो आपके जो स्टार्टिंग के जो पेपर हैं, जिसमें जनरल हिंदी और एएसए का दोनों 150 के नंबर है, और जितने जीएस के पेपर हैं वो 200 नंबर के होते हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये 1500 नंबर का पेपर कराया जाता है। और प्रत्येक एग्जाम के लिए इसमें 3 घंटे का टाइम डिसाइड रहता है, जिसमें एक शिफ्ट में आपका, जैसे आपका एक दिन में 2 पेपर भी हो जाते हैं। ये 9:30 से 12:30 का एक टाइम होता है, एक मॉर्निंग टाइम का, एक दूसरा वाला जो शाम वाला टाइम होता है दोपहर के बाद का। तो उसमें 2 बजे से 5 बजे तक में दूसरी शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। कभी-कभी आपका एक ही पेपर होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो ये आपका एक 9:30 से 12:30 की शिफ्ट होती है, तो पहली शिफ्ट हो जाती है, फिर जो दूसरी शिफ्ट आती है वह 2 से 5 की होती है, जिसमें दूसरा पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके कितने पेपर होते हैं इसके मेंस में। टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में 2 होता है जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर, और 6 आपके जो होते हैं वह जीएस पेपर होते हैं। पूरे जो जीएस पेपर होते हैं वो 200-200 मार्क्स के होते हैं, और जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। टोटल ओवरऑल एक स्कोर को देखा जाए तो ये 1500 मार्क्स का होता है। और इसमें आपका थर्ड स्टेज जो इंटरव्यू की होती है वो आपकी 100 नंबर की होती है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। और आपको जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो क्वालिफाइंग यानी कि जो न्यूनतम अंक होते हैं, वो आयोग निर्धारित करता है कि उस टाइम पे कितने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो हिंदी का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का
होता है। तो इस तरीके से ये आपके पेपर हैं। अब आते हैं हम इसमें एक-एक सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सामान्य हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। फिर निबंध के बारे में कि निबंध किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपके किस-किस सेक्शन से कैसे पेपर आते हैं। तो सामान्य हिंदी में आपके 150 प्रश्नों का मतलब कि 150 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपके हैं आते हैं दिए हुए खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण के बारे में, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन एवं ताड़ लेखन, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र होता है। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग पूछा जाता है। विलोम शब्द पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो ये सामान्य हिंदी के प्रमुख सेक्शन है कि आपके इतने क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आपका जो पेपर आएगा इन्हीं के अंतर्गत ही आएगा, जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं के अंतर्गत ही आएंगे। आगे जैसे आज हमारा ये हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारी इसमें यूपीपीसीएस मेंस के अंतर्गत जो हमारी क्लास आएगी उसमें 2018 से 2023 तक के जितने भी पेपर हैं, लास्ट 5 साल के जो पेपर है उन पेपर के पैटर्न को बताया जाएगा कि किस तरीके के कौन से सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आपकी तैयारी को और धीरे-धीरे करके कंप्लीट कराया जाएगा। मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो ये सिनेरियो आपके यूपीपीसीएस मेंस के लिए ही फोकस करके होगा। अभी हमारे द्वारा यूपीपीसीएस प्री के लिए एक 10 दिन का क्रैश कोर्स चलाया गया था, जिसमें 10 दिन के अंतर्गत 10 सीरीज दी गई थी, जिसमें आपके पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर कराया गया था, जो काफ़ी आपके लिए मददगार भी रहा है, जिसने देखा हुआ है। और अगर आप इसी तरीके से हमारा ये मेंस का भी एक टारगेटेड चलेगा, तो पहले हम प्रीवियस ये पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपके मेंस के पेपर को देखेंगे, उसके बाद आपके आंसर राइटिंग पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर है जो आपके इतने खंडों में पूछा गया है। 5 खंड है। पहला खंड होता है दिए गए खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, दूसरा आता है संक्षेपण, तीसरा आता है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, ताड़ लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र, चौथा आता है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। और शब्द ज्ञान एवं प्रयोग के अंतर्गत आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि और फिफ्थ के अंतर्गत लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो आपको 5 टॉपिक पे फोकस करना है, 5 टॉपिक पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके के आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, निबंध के बारे में। आप ये जो भी हिंदी का पेपर होता है 150 का, निबंध का भी 150 का होता है। 150 का जो निबंध का होता है तो इसके 3 खंड में दिया गया होता है। खंड 1 होता है, खंड बी होता है, खंड ग होता है, मतलब ए बी सी खंड में दिया जाता है, जिसमें ए बी सी खंड जो होता है प्रत्येक खंड को 50-50 पार्ट मतलब कि 50-50 अंकों में डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल आपका 150 का है, लेकिन इसे आपका जो पहला खंड होगा उससे 50 अंक दिए जाने का होगा, दूसरे में भी 50 अंक का, तीसरा भी 50 अंक का होगा। और एक विषय पर आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। मतलब कि जैसे कि खंड का है, खंड का में आपके इतने क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि इन क्षेत्रों से आपको जो भी जिस तरीके के पॉइंट आपके सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो चीजें जो पूछी जाती है वो करंट ओरिएंटेड ही होती है। निबंध में भी आपके उसी तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं जो मुद्दा वर्तमान में चल रहा होता है। तो आपका परंपरागत जो चीजें हैं उनसे तो आते ही हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो हाईलाइटेड इशू होते हैं और जिस टॉपिक से यानी कि जिस क्षेत्र से वो मैच कर रहे होते हैं, तो उसी से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका खंड का है जिसमें साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड आपके प्रश्न बनेंगे, सामाजिक क्षेत्र से भी और राजनीतिक क्षेत्र से भी। तो ये 3 क्षेत्र हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ये क्वेश्चन आएगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 700 शब्दों में ये निबंध लिखना होगा। फिर आते हैं खंड खा की ओर, जिसमें आता है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, दूसरा आता है आर्थिक क्षेत्र और तीसरा आता है कृषि, उद्योग और व्यापार। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका खंड दूसरा होगा। तीसरा खंड आता है जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछा गया है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं। तो इस तरीके से देखा जाए तो खंड का, खंड खा, खंड का, तो ये 3 आपके पार्ट दिए गए हैं, इन पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड का में कौन-कौन सा? साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। खंड गा खा के अंतर्गत विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। खंड गा के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं। तो इस तरीके से ये 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन से आपका 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो ये आपका का आता है निबंध का। निबंध को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और या उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो निबंध का ये क्राइटेरिया है कि आप 3 भाषाओं में इसे लिख सकते हैं। आप हिंदी की आप में कम्फर्ट है, तो हिंदी में भी लिखे, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी, किसी भी 3 भाषाओं में किसी में भी लिखे जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं सामान्य अध्ययन की ओर कि सामान्य अध्ययन में कौन-कौन से पेपर, जैसे कि जीएस पेपर फर्स्ट का जो पेपर है, जो आपका 200 मार्क्स का आता है, इसमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कवर भी अपनी चीजें करनी है। तो इसमें जैसे कि सामान्य अध्ययन में जीएस पेपर फर्स्ट में आता है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी से 1947 का दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं आती हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आते हैं इनके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, जो कि 1965 ईस्वी तक का, इसमें एक टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपको 1965 ईस्वी तक का ये याद रखना है। फिर आता है विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी में 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं में पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में, तथा समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। तो ये विश्व के इतिहास के संदर्भ में है। आपका पहला जो था, इसमें आपके प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक की साहित्य कला रूप में बताया गया है। फिर आपका नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, फिर आपका आता है स्वतंत्रता के पश्चात 1965 तक का, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आते हैं हम सोसाइटी की ओर, जिसमें भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं से मुख्य विशेषताएं पूछी जाएगी। महिला में, जिसमें समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या एवं समृद्ध है, समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याओं समाधान, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत ये टॉपिक होंगे। विश्व के प्रमुख संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी, आप एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ है। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं होंगी। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं संभाव्यता होगी। मानव प्रवास में विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में होगी। सीमांत तथा सीमाएं, इसमें भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। जनसंख्या एवं अधिवास में, जिसमें प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके टोटल 15 टॉपिक हैं, जिसमें इन सभी सेक्शन को कवर करता है। तो ये जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं जीएस पेपर सेकंड की ओर, जिसमें आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना होंगे। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका होगी। संघ एवं राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों की और वित्त की हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, बाद विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद एवं राज्य विधायिका, जिसमें संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां तथा विशेषाधिकार और उनसे संबंधित विषय आते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य संचार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, और जनहित याचिका से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति, शक्तियां, कार्य एवं उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग होंगे। सरकारी नीति और उनके विभिन्न क्षेत्रों के विकास के हस्तक्षेप में उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के मुद्दों और सूचना संचार प्रौद्योगिकी होगी। विकास प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक होते हैं। केंद्र राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र तथा सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसके निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय होते हैं। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध,
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और उनसे संबंधित अन्य अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत के हितों में अप्रवासी भारतीयों पर विकसित और विकासित देशों की नीतियों तथा राजनीति पर प्रभाव। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना, अधिशेष तथा उनका कार्यभार और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत ही आपके सिलेबस का प्रारूप है, जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर थर्ड की ओर, कि भारत में आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमी में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति में एनआईटीआई आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य होंगे। गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास, सरकार के बजट की अवयव एवं वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीकी, अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक, कृषि में तकनीकी अभियान होगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग में कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उधर्म, अधोप्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति की दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी और तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां होगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन होगा। आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा, संरक्षा चुनौती के रूप में आपदा शमन एवं प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रशाकार, शासन अधिकार, भारत का उच्च सुरक्षा संगठन, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के सेक्शन को कवर किया गया और आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जीएस पेपर थर्ड है। फिर आते हैं जीएस पेपर फोर की ओर, जिसमें आता है नीति शास्त्र एवं मानवीय अंत से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जिसका संबंध आएगा। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सारा तत्व और इनके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों के नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य में महान नेताओं, सुधारकों, प्रसारकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने के परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृद्धि, अंतर्वस्तु या कंटेंट, संरचनाकार, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि में सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, समझोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा होगी। संवेगात्मक वृद्धि, अवधारणाएं, आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान इसके अंतर्गत आएगा। फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है लोक प्रशासन में और लोक यंत्र, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र के बारे में, कि यह स्थिति समस्याएं, सरकारी एवं निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार एवं दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्य का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तथा स्थिति व्यवस्था, फंडिंग के नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था होगी। शासन व्यवस्था में ईमानदारी में लोक सेवकों की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके इसके अंतर्गत टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो ये आपका फोर्थ पेपर होगा। अब आते हैं हम फिफ्थ पेपर की ओर, जो सामान्य अध्ययन का फिफ्थ पेपर है, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर है, कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर होगा। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखाकार एवं पुरातत्व होंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व,
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे जिसमें सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य या बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन होते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंध होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश में विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि और आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग होगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय सुशासन, शहरी या पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। उत्तर प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना होता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रयोग। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में आता है उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य अंतर्राज्यीय सक्रियताओं में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका होगी। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना और इनकी रोकथाम होना, विभिन्न सुरक्षा बल की एजेंसियां और उनके शासनादेश एवं अधिकार क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों में आतंकवाद से संबंध होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश की समसामयिकी घटनाएं इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। फिर आती हैं जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजना एवं उनका क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन के मुद्दे, योगदान और प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे और इसका समाज में रोजगार तथा सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव देखने को मिलेगा। 6 टॉपिक के अंतर मतलब कि सामान्य अध्ययन का जो 6 पेपर आता है, उसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व होगा। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग और उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं उनके प्रभाव। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा एवं गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन। उत्तर प्रदेश का जननांकी, जनसंख्या एवं जनगणना। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्या और उनका समाधान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्च आवास एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज अपवाह प्रणाली, वनस्पति होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के परिवहन। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक शक्ति, संसाधन एवं अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इनके कार्य। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्रभूमि। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश से संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीवन, जंतु एवं वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं तकनीकी मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जीएस पेपर 5th और 6 जो आता है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये टॉपिक है। तो इसमें आपके उत्तर प्रदेश का जो भी ओवरऑल जीके है, जीएस है, उनको कवर किया गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, जहाँ पर हमने सिलेबस के बारे में जाना। अब आपका आगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा, मतलब कि उनको पहले प्रश्न बताया जाएगा, फिर एक-एक जिस तरीके से जो सब्जेक्ट होगा उनको उस तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर पेपर को ही देखेंगे कि किस तरीके के पेपर का पैटर्न होता है, फिर एक-एक टॉपिक लेके उसकी आंसर राइटिंग भी की जाएगी और उसमें एक पैटर्न को बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें, सिलेबस को देखें, क्योंकि आप अगर इस बार अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये 2025 के लिए भी है, और आप कर रहे हैं तो ये है कि कर रहे हैं तो आपको सिलेबस तो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सिलेबस देख के पढ़ाई करते हैं तो आपकी चीज़ें और बेहतर होती हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले उसका सिलेबस का डीप एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।